ओके जी, चैप्टर 16 शुरू किया हुआ था और कल हमने ऑडिट पढ़ना शुरू किया था। आइए जी ऑडिट पे आते हैं। कल के लेक्चर में कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? चलो जी आ जाइए। 177 को दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। कमिश्नर डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है ऑडिट करने के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं या रिकॉर्ड जो है आपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर सेव किया हुआ है तो आपने कमिश्नर को एक्सेस देनी है कि वो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर सके, और उसमें से प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपीज़ के ऊपर कमिश्नर आपके साइन करवाएगा। ठीक है, कल बात आपके साथ हो गई थी। और हो सकता है कि डाटा आपके ऑडिट के लिए निकलवाया जाए या किसी और के ऑडिट के लिए भी डाटा निकलवाया जा सकता है। ये भी बात आपके साथ मैंने कल कर ली थी। 6 साल से पुराना डाटा कमिश्नर नहीं मंगवा सकता, और जब कमिश्नर को रिकॉर्ड मिल जाएगा तो कमिश्नर ऑडिट कर लेगा। अगर कमिश्नर को रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं तब तो ऑडिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया था शो कॉज नोटिस है उस पर बात चली जाएगी। ये तमाम ऑडिट की कार्रवाई जो है ये वीडियो लिंक के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, उसके थ्रू भी हो सकती है। यहाँ तक हमने कल बात की थी। यहाँ से बात अब आगे बढ़ाते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर ने मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया होता, या सिरे से रिकॉर्ड नहीं दिया होता, या गलत रिकॉर्ड दिया होता। तो कमिश्नर क्या करता है? कमिश्नर भी बड़ा तेज होता है। कमिश्नर क्या करता है? कमिश्नर देखता है कि ये जो जिस बंदे का मैं ऑडिट कर रहा हूं इसका बिजनेस क्या है। लेट्स अज्यूम ये है होंडा। ठीक होगी बात? ओके, बल्कि होंडा छोड़ें, इसकी मिसाल आपको समझ नहीं आएगी। ये है बाटा। बाटा की बात करते हैं। ये है भाई बाटा। बाटा का ऑडिट खुला हुआ है। अब बाटा ने हो सकता है अपना सारे का सारा डाटा गलत दिया हो। बाटा ने कहा कि जी हमारी सेल्स हैं 10 करोड़ की, और हमारे जो एक्सपेंसेस है ना वो है तकरीबन इतने 99 मिलियन के, और हमारा प्रॉफिट तो 1 मिलियन का। अच्छा, पहले एफबीआर में क्या होता था? एफबीआर के अंदर पहले होता यह था कि इन्होंने कमिश्नर जो है वो इलाकों के हिसाब से लगाए होते थे। भाई ये गार्डन टाउन का है, ये फैसल टाउन का है, ये डीएचए का है, ये गुलबर्ग का है, ये मॉडल टाउन का है। तो उस इलाके में मौजूद जितने भी टैक्स पेयर होते थे वो सारे उस कमिश्नर के अंडर फॉल करते थे। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने सेक्टर की बेस पे सारा कुछ डिवाइड कर दिया। यानी कि लाहौर के अंदर जितने भी जूते बनाने वाले होंगे वो सारे एक कमिश्नर के नीचे होंगे, जितने भी गाड़ियाँ बनाने वाले होंगे वो एक कमिश्नर के नीचे होंगे, जितने भी मोबाइल बनाने वाले होंगे वो एक कमिश्नर के नीचे होंगे, एंड सो ऑन। यानी इंडस्ट्री वाइज इन्होंने कमिश्नर को जो है वो सेग्रीगेट कर दिया। अब जो कमिश्नर बाटा का है, भाई सर्विस का भी तो वही कमिश्नर है, भाई बोरजान का भी तो वही कमिश्नर है। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये है कि अब ये शख्स जूतों की इंडस्ट्री के बारे में, सबके बारे में जानता है। बाटा कहता है मैंने 100 मिलियन की सेल की, मैंने 99 मिलियन के एक्सपेंस हो गए, जबकि सर्विस कहता है कि भाई मैंने 100 मिलियन की सेल की, मेरे एक्सपेंसेस हुए 70 मिलियन के। अब कमिश्नर यहां पे ना बाटा के सामने खड़ा होता है और कहता है भाई तुम कोई वखरे दुनिया से आए हो? ये 100 मिलियन की सेल करता है, 70 मिलियन के एक्सपेंस करता है। ये 100 मिलियन की सेल करते हो तुम, 99 मिलियन के एक्सपेंस करते हो। ये क्या माजरा है भाई? क्या तुम मुझे कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा करके तो नहीं बता रहे? क्योंकि मैं मार्केट को जानता हूँ, मार्केट तो कुछ और ही कह रही है। ये बोरजान जो है ये भी यही कहता है, 50 मिलियन की सेल, 30 मिलियन के एक्सपेंस, 20 मिलियन का प्रॉफिट। तो देख लो यार, रेशोज तुम देख लो। इसकी भी रेशो तकरीबन 35-40% के करीब है, इसकी भी कोई 35-30-40% के करीब है। तुम एक अजीब ही हो, 1% पे बैठे हुए हो। बात समझ आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की? तो भाई यहां पे आके वो क्या करेगा? कमिश्नर बाटा को आके पकड़ लेगा और कहेगा भाई मैंने अपने सेक्टर की रेशोज कैलकुलेट की हैं, तुम्हारे सेक्टर में, जूतों के सेक्टर में तकरीबन 30 से 40% प्रॉफिट आ ही जाता है। ये तुम कैसे कह रहे हो कि 1% प्रॉफिट आता है? तो मुझे तुम्हारे डाटे में कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बात समझ आई? तो ये बात लिखी हुई है 2AA में, ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड, कि आपका ऑडिट जो है वो सेक्टर की जो रेशियोज हैं
उसकी बेस पे ऑडिट हो सकता है। और इसमें क्या होगा, वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड और बुक और डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, अगर टैक्स पेयर ने कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, या फिर वेयर अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर टैक्स पेयर ने कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दिया, मुकम्मल रिकॉर्ड ही नहीं दिया, या फिर इज अनेबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स, या फिर आपके रिकॉर्ड्स के अंदर कोई डिफेक्ट था, कोई कमी कोताही थी, आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, इट शैल बी कंसिडर्ड, ये समझा जाएगा दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड, कि भाई ये जो आपने 1 मिलियन की टैक्सेबल इनकम दिखाई है ये सही नहीं दिखाई। एंड द कमिश्नर शैल डिटरमिन टैक्सेबल इनकम, और कमिश्नर ऑफ टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज। फिर जो सेक्टर की रेशोज चल रही होंगी उसकी बेस पे कमिश्नर कहेगा बाटा गलत बोलते हो, सबका 20-20, 30-30, 40-40% प्रॉफिट आ रहा है, तुम्हारा 1% आ रहा है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुम्हारा भी प्रॉफिट तकरीबन कोई 30 मिलियन है। और ये कैसे निकला, मार्केट के बाकी पार्टीज को देखते हुए आपका भी उसने प्रॉफिट जो है, टैक्सेबल इनकम जो है वो निकाल दी। ठीक होगी बात? ओह हाँ, ये वही कमिश्नर्स हैं। असल में अथॉरिटीज़ जो होती है ना सारी, वो कमिश्नर के पास होती हैं, लेकिन काम जो नीचे करते हैं ना वो डिप्टी कमिश्नर करते हैं, एडिशनल कमिश्नर करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं, लोग सब काम करते हैं। काम करने के बाद फिर जो है, जैसे आप लोग फर्म में जाएंगे तो आप लोग जब क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर होंगे, कुछ आपके मैनेजर्स होंगे, कोई डिप्टी मैनेजर्स होंगे, काम ऑडिट का सारा आप करेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो रिपोर्ट पे साइन करेंगे वो पार्टनर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि काम सारा ऑडिट वगैरह का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर करेंगे, लेकिन असल में जो आपको नोटिफिकेशन दिए जाएंगे या जो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो कमिश्नर के इख्तियार में होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ चलिए, ये बात आप सबको समझ आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता होता है सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज। बात समझ आ गई? ओके। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज को डिफाइन करना लगा कि क्या होता है जी। The expression sectoral benchmark ratio means standard business sector ratios। वो कहता है कुछ बिजनेसेस की ना कुछ स्टैंडर्ड रेशोज होती हैं, उनको कहते हैं जी सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज। ओके, नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस, और ये रेशोज आपको एफबीआर का बोर्ड बताता है किस बेसिस पे, कंपैरेटिव केसेस पे, कुछ सिमिलर लोगों के साथ कंपैरिजन करके। यार समीर मुझे लग रहा है ये बंद है, नहीं यार बात तो आनी थी। ठीक होगी बात? कौन सी रेशोज हो सकती हैं? फाइनेंशियल रेशोज। फाइनेंशियल रेशोज क्या होती हैं? FR1 पढ़े आप लोग, क्या पढ़ ली हुई है आपको? सर उमैर से पढ़े? सर उमैर इंशाल्लाह आपको बताएंगे फाइनेंशियल रेशोज क्या होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज, ठीक है, इंटरेस्ट कवर रेशो, ये सारी चीज़ रेशोज जो हैं वो आपको तकरीबन गालिबन कोई 20 के करीब रेशोज हैं जो कि वो आपको करवाएंगे। ठीक है, वो सारी फाइनेंशियल रेशोज होती हैं, जिससे फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में पता लगता है। प्रोडक्शन रेशोज। प्रोडक्शन रेशोज क्या होती हैं? व्हाट इज प्रोडक्शन रेशोज? लेज वाले 1 किलो चिप्स जो है वो मशीन में डालते हैं तो उससे कितने लेज बाहर आते हैं। ठीक है, इनपुट टू आउटपुट रेशो, ये प्रोडक्शन रेशो की एक मैंने आपको मिसाल दी है कि आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी रेशोज हैं वो ओके वो बताएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स। रिकवरी रेशो, सेल्स करते हैं 100 रुपये की उधार पे, तो कस्टमर से कितने पैसे रिकवर हो जाते हैं? 95, 98, 99, 90, 85 कितने हो जाते हैं? वो भी एक रेशो होती है। वेस्टेज रेशो, सर 1 किलो आलू अगर आप मशीन में डालते हैं तो चिप्स निकलते हैं 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम की वेस्टेज हो जाती है अंदर, तो ये वेस्टेज रेशोज होती हैं। और अदर प्रिस्क्राइब रेशो या इससे मिलती जुलती कोई दूसरी रेशोज, तो ये तमाम रेशोज का दूसरी पार्टीज के साथ कंपैरिजन करके एक स्टैंडर्ड निकाला जाएगा और फिर वो स्टैंडर्ड आप पे लागू कर दिया जाएगा अगर आप अपना डाटा मुकम्मल नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपने डाटा मुकम्मल दे दिया और आपने इस 1 मिलियन को जस्टिफाई कर दिया तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर ज़बरदस्ती सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज नहीं लगेंगी। ये तब लगेंगे अगर आपने डाटा नहीं दिया या डाटा कंप्लीट नहीं दिया या आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ठीक होगी बात? बात समझ आ गई? कोई सवाल यहाँ तक? आप भी चले जाएंगे आज अपने घरों को? क्या आप लोग लाहौर के ही हैं जी? आप रोज़ाना घर जाते हैं? आप
आप भी रोज़ाना कर जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुरीद के। हाँ, आपसे हुई थी बात मेरी। ओके ओके। यार ख्वार नहीं हो जाते इतनी दूर से आते आते? क्या आदत हो गई है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, तो पढ़ाई का टाइम निकल आता है आपका? पीआरसी भी आपने ऐसे ही किया? हो गया? चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ओके। गवर्नमेंट कॉलेज तो करीब पड़ता है। प्री इंजीनियरिंग में किया हुआ, प्री मेडिकल में किया हुआ? क्या रोल नंबर था आपका? 531। 5 6 7 8 9। ओके। सेक्शन था? पता नहीं, वही था आपके रोल नंबर को टोटल करके निकालते थे? अच्छा, ओके, B1 था। टोटल 6 थे बैच ठीक है, 5 तक है। सही सही सही। तो किन किन टीचर से पढ़ा हुआ है आपने, कुछ याद है कि भूल गए? अंग्रेजी किन से पढ़ी हुई है? अच्छा, उर्दू किन से पढ़ी हुई है? क्लासेस कम ली हुई हैं। अच्छा ठीक है। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज के ही पढ़ा हूँ, प्री इंजीनियरिंग में, और बड़ा मज़ा किया हुआ कॉलेज। ठीक है। शुरू शुरू में कॉलेज जब गए थे तो पहले दिन सारी क्लासेस ली थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ पता लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। पहले दिन, पहले हफ्ता ही हमने देखे हैं क्लास में बच्चे, उसके बाद नहीं, बस ख़त्म। अभी भी 3 एब्सेंट्स महीने की हो तो स्ट्रक ऑफ, सेम पॉलिसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चले 12 बात करेंगे कभी आपसे इसके ऊपर। अभी ऑनलाइन वाले बोर हो रहे होंगे कि क्या फजूल बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह वो पढ़े लिखे लोग हैं सारे। ले जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब आपका ऑडिट हो गया कंप्लीट, यहाँ तक पॉइंट 2AA तक ऑडिट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होगा? पॉइंट नंबर 6, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद द कमिश्नर में आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स पेयर्स एक्सप्लेनेशन ऑल द इश्यूज रेज्ड इन द ऑडिट। अब जारी बात है, ऑडिट करेगा, इश्यूज तो निकलेंगे ना। हाँ भाई, जवाब दो, क्यों ये खर्चा माइनस किया हुआ है? जवाब दो भाई, क्यों ये खर्चा माइनस किया हुआ है? जवाब दो भाई, तुम्हें तो ये खर्चा माइनस करने की इजाजत ही नहीं थी। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आप लेट घर हैं तो अब्बू जवाब मांगते हैं ना, बताओ भाई कहाँ गए थे? क्यों समीर पूछते हैं ना, किसके साथ गए थे, क्या करने गए थे? जवाब देना पड़ता है ना। ऑडिट हो गया अब आपका। ऑडिट कैसे हुआ जी? ऑडिट आपको बुलाया गया शाम को, आपको बिठाया गया सबके सामने, एविडेंस इकट्ठे किए गए सीसीटीवी कैमरा की मदद से, आपके छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई को बुला के उनसे भी पूछा गया। ठीक है, सारी बातें उनसे पूछी गई, और जब ये जब यकीन हो गया वालिद साहब को कि भाईजान आप वाकई में बाहर गए थे और वाकई में आप रात को 2-3 बजे घर आए हैं, तो फिर आपसे पूछा जाएगा टैक्स पेयर एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल द इश्यूज रेज्ड इन द ऑडिट, कि भाई ऑडिट के दौरान जितने भी मसले मसाइल निकले, जवाब दो भाई, क्यों गए थे, किधर गए थे, क्या करने गए थे। और फिर क्या करेंगे वालिद साहब? इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। एक वालिद साहब ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न फॉर्म में इशू करेंगे कंटेनिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स। जितना भी उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, जो भी फाइंडिंग्स होंगी, वालिद साहब जो है सारी कहानी जो है, बस फ़र्क इतना है वालिद साहब ज़रा वर्बली दोहरा देंगे, रिटर्न फॉर्म में नहीं देंगे। कमिश्नर वर्बली दोहराने के साथ साथ एक रिटर्न फॉर्म में भी देगा कि भाईजान ये आपका ऑडिट ऐसे ऐसे कंडक्ट हुआ था और आपके ऑडिट के दौरान हमें ये चीज़ें जो है वो मिली, कि आपने ये भी माइनस किया हुआ था, गलत किया था, ये भी माइनस किया था, गलत किया था। ओके, लें जी, अब आपकी ना अब्बू के हाथों सालाना रिपोर्ट आ गई आपके हाथ। ये हालात है। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद अब वालिद साहब क्या करेंगे? क्या वालिद साहब का सलूक आपके साथ पहले जैसे ही रहेगा या अब हालात बदल जाएंगे?
वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी ना, सब कुछ बदलेगा। तो आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर में इफ कंसिडर्ड नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट। ये अमेंड द असेसमेंट क्या होता है, चैप्टर 15 के अंदर बहुत डिटेल में ये बातें लिखी है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये डिफरेंट ईयर्स है, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, 21, 22, 21 का जब साल खत्म होगा ना तो इसके रिटर्न आप कहीं यहां पर जाके जमा कराएंगे 22 के अंदर। अच्छा, जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं ना तो उस वक्त कमिश्नर जो है ना वो आपके रिटर्न चेक नहीं करता, क्योंकि इतने लाखों लोग रिटर्न जमा करा रहे होते हैं, उसके बाद टाइम नहीं होता है कि कोई रिटर्न चेक करे। तो बस कह देता है यार मैंने आपके बारे में ना एज्यूम कर लिया कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, और मैंने आपके बारे में एज्यूम कर लिया है कि आपकी जो रिटर्न है वो असेस कर ली है, बस मैंने एज्यूम करे और सब ठीक है। और एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी रिटर्न को मैंने असेस कर लिया है और मैं एज्यूम करता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है, और मैंने इसके अगेंस्ट एक ऑर्डर जारी कर दिया, फैसला जारी कर दिया। वो सब अच्छा कर लेते हैं आंखें बंद करके। लेट्स एज्यूम 2023 में आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया। अब आपका ऑडिट होना शुरू हुआ, यहां पे ऑडिट कंडक्टेड। जब ऑडिट कंडक्ट हुआ तो यहां पर आके उसने आपको दिया शो कॉज नोटिस, और शो कॉज नोटिस के अंदर असल में क्या होता है, यही ऑडिट रिपोर्ट होती है जिसका जिक्र आपके सामने हो रहा है। फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन, सारा कुछ लिखा होता है और कहा होता है कि वजह बताओ क्यों ना ये तमाम चीज़ें वापस हेड बैक करके तुम्हारी टैक्सेबल इनकम बढ़ा दी जाए और तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी जाए। ओके, आपने जवाब ना दिया या तसली बख्श जवाब ना दिया तो यहां पर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारे बारे में जो मैंने राय बनाई हुई थी ना कि तुम्हारी रिटर्न बिल्कुल ठीक है, वो गलत है भाई, वो गलत है। मैं अपनी उस राय को अब क्या कर रहा हूं, अमेंड कर रहा हूं और एक अपने फैसले को अमेंड करके अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर रहा हूं। ठीक होगी बात, ये सर्कल ऐसे चलता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये बात उसने यहां पे लिखी हुई है कि आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर में इफ कंसिडर्ड नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट, वो आपके बारे में अपनी राय को बदलेगा, लेकिन इससे पहले आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर, आपको सुनवाई का पूरा पूरा मौका देगा। वाले साहब भी आपके बारे में अपनी राय बदलेंगे, मैं तो समझता था तू इतना शरीफ और नेक आदमी है, ये तू ये है, तू ऐसा निकला है, तू वो नहीं वो है, निकल जाए यहाँ से, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से, ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन उससे पहले अबू मेरी बात तो सुने, अबू प्लीज़ सुने तो सही, अबू मैं मस्जिद गया था, अबू 27वीं रात थी, आप क्या बात कर रहे हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर, सुनवाई का मौका देना, तो सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसके बाद फिर वालिद साहब जो है वो अपना फैसला जो है वो सुना देंगे। ठीक होगी बात, यहां तक बात समझ आ गई। आगे चलें पॉइंट नंबर 7 पे। सेक्शन 177 shall not apply to a person whose income tax affairs have been audited in any of the preceding 4 tax years। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है भाई। वो कहता है जिस शख्स का ऑडिट पिछले 4 साल में एक दफा भी हो चुका है ना, तो उसका ऑडिट दोबारा नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर एक दफा ऑडिट हो गया ना तो अगले 4 साल तक ऑडिट नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर 4 साल जिंदगी सुकून है, या 4 साल नहीं कहना चाहिए बल्कि इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। ये बात कुछ ऐसे बनेगी, मिसाल के तौर पे इसी टाइमलाइन को यूज कर लेते हैं। अगर आपका 23 का ऑडिट हो गया ना तो फिर 1 2 3, आप 27 में अगर खड़े हैं ना तो फिर आपका 26 25 24 23, जिस साल में आप खड़े हुए हैं इस साल से पिछले 4 साल आपने देखने हैं। अगर इन 4 साल में किसी एक साल में भी ऑडिट, फिर आपको ऑडिट नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप 28 में आते हैं, यहां पे आप पहुंच गए, तो फिर आप देखें 27 26 25 24, पिछले 4 साल में आपका ऑडिट नहीं हुआ। ठीक होगी बात, तो ये सिचुएशन है। तो पिछले 4 साल में अगर आपका ऑडिट एक दफ़ा भी हो चुका है तो फिर आपका ऑडिट दोबारा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। हाउएवर कमिश्नर में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट विद द बोर्ड अप्रूवल, लेकिन बोर्ड के पास इख्तियार है कि अगर बोर्ड चाहे तो वो किसी भी शख्स को ऑडिट के लिए सेलेक्ट कर सकता है। ओके हो गई बात, यहां तक कोई सवाल किसी का? ओके जी, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या थी
लोगों को इश्यूज थे कि भाई आप लोग जो ऑडिट करते हैं ना, आप लोग कॉम्पिटेंट ही नहीं ऑडिट करने के, आपको तो ऑडिट करना आता ही नहीं है, आप लोगों की कौन सी ट्रेनिंग हुई ऑडिट करने के लिए। बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को कि ये लोग सही ऑडिट नहीं करते। जाहिर बात है, ना इन्होंने कभी ऑडिट पढ़ा होता है, ना कभी इन्होंने ऑडिट ज़िंदगी में किया होता है, भाई यहीं पे आके ऑडिट करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने फिर एक लॉ में अमेंडमेंट निकाली, और लॉ में इन्होंने अमेंडमेंट ये निकाली कि ठीक है जी, अगर कमिश्नर वगैरह ऑडिट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते तो ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिट करने के लिए। तो ये बात लिखी हुई है, द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अ फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। सीएमए फर्म्स भी होती है ना, पता होगा आप लोगों को। तो ये फर्म्स भी ऑडिट कर सकती हैं टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ ए पर्सन सेलेक्टेड फॉर ऑडिट बाय द कमिश्नर ऑफ द बोर्ड। अगर कमिश्नर या बोर्ड ने किसी शख्स को इनकम टैक्स का ऑडिट करने के लिए सेलेक्ट किया है, तो फिर बोर्ड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स फर्म को अपॉइंट कर सकता है कि सर आप हमारी जगह पे इस शख्स का ऑडिट कर दें। ठीक होगी बात। द स्कोप ऑफ ऑडिट शेल बी डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड ऑन केस टू केस बेसिस। अब इस ऑडिट का स्कोप क्या होगा, क्या क्या चीज़ ऑडिट करनी होगी, किस तरीके से ऑडिट करनी होगी, ये सारे का सारा फैसला फर्म नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा, ये बोर्ड ही फैसला करेगा। एफबीआर के अंदर एक बोर्ड होता है जो कमिश्नर से ऊपर होता है, वो ही फैसला करेगा। बात समझ आ गई। इसकी वजह से ना बड़ी आसानी हो जाती है, एक तो कैपेसिटी बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि देखें ना, आप खुद सोचें, लाखों लोग रिटर्न जमा कराते हैं, 50-60 लोग रिटर्न जमा कराते हैं, तो फिर हर एक का ऑडिट तो नहीं ना हो सकता। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि मज़ीद इनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो कि ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑडिट भी प्रोफेशनल होता है जी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिस साल में आप खड़े हुए हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा साल चल रहा है, ये 2000 टैक्स ईयर 23 चल रहा है। टैक्स ईयर 23 में अगर उन्होंने कहा कि जी हम आपको ऑडिट करने लगे हैं, ओके, अब आप 23 में खड़े होकर कहेंगे पिछले 4 साल कौन से हैं, 22, 21, 20, 19। इन 4 साल में से एक साल में कभी अगर कोई ऑडिट हो चुका है ना, आप कहेंगे सर दोबारा हो नहीं सकता, 4 साल का हो चुका, 2019 का हो चुका है, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो 24 में आएगा, 2024 में आके कहेगा ऑडिट कराओ, आप कहेंगे 24 से पीछे 4 साल कौन से हैं, 23, 22, 21, 20 हुआ ऑडिट, नहीं 19 में हुआ था, हाँ तो 4 साल में तो नहीं हुआ ना, कराओ ऑडिट। ओके, ये बात है। तो फिर 2024 का ऑडिट हो सकता है और 23, 22, 21 का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, देखें ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये पॉइंट ये है, आपका पिछले 4 साल में एक दफ़ा भी ऑडिट हो चुका हुआ है तो फिर दोबारा आपका ऑडिट नहीं हो सकता। आपने पिछले 4 साल देखनी है, जिस साल में आप खड़े हुए ना, आज अभी हम 2023 में खड़े हुए हैं, टैक्स ईयर 23 में खड़े हुए ना, अभी टैक्स ईयर 23 से पिछले 4 साल कौन से हैं, 22, 21, 20, 19। अगर इन 4 में से आपका 21 का ऑडिट हो चुका हुआ है, आप उसको कहेंगे भाई पिछले 4 साल में मेरा ऑडिट हो चुका है, वो कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो आएगा 24 के अंदर, 24 में कहेगा हाँ भाई ऑडिट कराओ, आप कहेंगे पिछले 4 साल कौन से बनते हैं, 23, 22, 21, 20, सर 21 का हो चुका है। फिर वो 25 में आएगा आपके पास, ऑडिट कराओ, आप कहेंगे 25 से पिछले 4 साल कौन से हैं, 24, 23, 22, 21, आप कहेंगे 21 का ऑडिट हो चुका है, नहीं कर सकते आप ऑडिट। और फिर जब वो 26 में आएगा ना, तो 26 से पिछले 4 साल कौन से हैं, 25, 24, 23, 22, अब तो ऑडिट ही कोई नहीं हुआ, वो तो 21 का हुआ था, वो तो 4 साल से बाहर निकल गया, अब आपका ऑडिट हो सकता। ठीक है, ओके। ले जी, अब एक फर्म को अपॉइंट कर लिया गया ऑडिट के लिए, फिर क्या होगा जी, पॉइंट नंबर 9, एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव मे बी ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर टू गिव नोटिसेस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड टू एंटर इनटू प्रोमिसेस। ठीक है जी, कमिश्नर जो है वो ऑथराइज कर सकता है इन फर्म्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की फर्म को, कि आप नोटिसेस दे सकते हैं टैक्स पेयर को, जिस शख्स को आप ऑडिट कर रहे हैं, ताकि आप उससे डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकें। ठीक है, वो ये बंदा ये नहीं कह सकता हो तुम कौन सा कमिश्नर हो जो तुम्हें मैं डाटा दूं। तो इसके बाद पूरा इख्तियार है, कमिश्नर इसको इख्तियार अपना ट्रांसफ़र कर सकता है कि सर आप मंगवाएं डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। और तो और टू एंटर इनटू प्रीमिसेस, आप इनकी प्रीमिसेस में घुस के डाटा भी ले सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। यानी कि मिसाल के तौर पे वैसे तो ये तमाम काम पुलिस का होता है ना, अगर पुलिस आपको इख्तियार दे दे कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि तुम लोगों को नोटिस भेजो, ठीक है, और साथ ही साथ तुम इनके प्रीमिसेस में एंटर हो जाओ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तो ठीक है आप कर सकते हैं। ओके, बात समझ आ गई।
ले जी, मिसाल के तौर पे वसीम अकरम साहब का ऑर्डर, और कमिश्नर बार बार वसीम अकरम साहब को कह रहा था वसीम अकरम साहब डाटा तो दे दें। घर पहुंच गए कमिश्नर वसीम अकरम साहब के, डाटा तो दें। वो कमिश्नर साहब बैठे हैं, कैसे हैं आप, रोज़ा रखा हुआ है? हाँ जी सर रोज़ा रखा हुआ है, डाटा दे दें। वो यार छोड़ें, अफ्तारी करेंगे, सुकून से अफ्तारी के बाद बात करते हैं। कमिश्नर साहब, वसीम अकरम साहब इतना टाइम नहीं है, आप प्लीज़ डाटा दें मुझे। वो यार ये देखें मेरे हाथ में ना हार्ड बॉल है। देखें जब मैं अपनी पीक पे होता था ना, आपको याद होगा 92 का वर्ल्ड कप, आपने देखा हुआ कमिश्नर साहब उसकी हाईलाइट्स? हाँ हाँ मैंने देखी हुई हैं, डाटा दें। वो यार ठहरे तो सही, आपको याद है मैंने 2 बॉलों पे 2 आउट किए थे? वो आपको याद है वो लुइस था, उसको जब मैंने बॉल कराई थी तो उसको बॉल ऐसे पड़ के ऐसे अंदर आई थी। ठीक है वसीम अकरम साहब आई होगी अंदर, डाटा तो दें। और वो आपको याद है उससे पहले मैंने एक बैट्समैन को आउट किया था, वो बॉल बिल्कुल पड़ने के बाद बाहर निकली थी, तो आप देखें एक बॉल अंदर आई थी एक बाहर पड़ी थी, आपने देखा कमाल। यार अच्छा ठीक है वसीम अकरम साहब डाटा दें। मैं अब आपको बताता हूँ ये मैंने किया कैसे था। देखें ये बॉल के ऊपर ना होती है सिलाई, ये जो सिलाई होती है ना, इसको ना अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करके फेंकें ना, ऐसे करके बॉल फेंकें, तो ये बॉल ना हवा में ऐसे ना थोड़ी सी इन स्विंग होती है। ठीक है वसीम अकरम साहब डाटा दें। और अगर आप इसी सिलाई को ऐसे रख लेंगे ना बाहर की तरफ, तो बॉल जो है ना ऐसे ही वो बाहर की तरफ निकलेगी, आउट स्विंग होगी, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग हो जाएगी। ठीक है वसीम साहब डाटा दें। और मैं कटर आपको पता है कैसे कराते हैं? कटर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिलाई के, अब ये तमाम बातें वसीम साहब करी जा रहे हैं और कमिश्नर को पता लग गया इनके पास डाटा देने को कुछ भी नहीं है, ये फनकारियाँ लगा रहे हैं। अब क्या होगा? डाटा मिला ही नहीं, अब क्या होगा? ऑडिट कैसे हो बताइए? मिसाल के तौर पे एक कमिश्नर आपके पास आता है और आपको आके कहता है भाई डाटा दो मुझे, कहीं से पता लगा तुम तो अरबों रुपए कमा रहे हो। अब कहते हैं डाटा कुछ भी नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अब इतना ज़रूर पता है कि अरबों रुपए आपके पास मौजूद है, आप कमा भी रहे हैं, लेकिन डाटा आप दे नहीं रहे। कमिश्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है? कमिश्नर के पास खुद सोच के बताएं, कार्रवाई कौन सी कार्रवाई शुरू कर दे? ओके, अब वसीम अकरम साहब ने डाटा नहीं दिया ना, कमिश्नर कहेगा छोटे कमिश्नर जी बड़े कमिश्नर और वापस चले दफ्तर, इन्होंने कुछ नहीं देना। वापस दफ्तर पहुंचे, बड़े कमिश्नर ने छोटे कमिश्नर से पूछा छोटे कमिश्नर यार पैसा तो इन्होंने बहुत कमाया हुआ है, डाटा भी ये दे नहीं रहा, क्या किया जाए, इसकी इनकम कैसे पता की जाए? सर कोई तरीका निकालना पड़ेगा, कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी। छोटे कमिश्नर क्या जुगाड़ हो सकती है? बड़े कमिश्नर एक ऑप्शन है हमारे पास, आप क्रिक इन्फो की वेबसाइट खोलें, खोल ली, लिखे जी वसीम अकरम का नाम, निकाल लिया। देखें इन्होंने कितने वनडे मैच खेले हुए? उन्होंने तो 400 मैच खेले हुए। सर खुद सोचें एक मैच खेलने पे इनको कितने पैसे मिलते होंगे? यार मेरे ख्याल में 2 लाख तो मिलता होगा। सर 400 को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दें। यार ये ज़रा चेक करें कितनी दफ़ा मैन ऑफ द मैच बने थे। यार ये ना तकरीबन कोई 50 दफ़ा बने थे। सर एक दफ़ा बनने पे कितने पैसे मिले होंगे? 5 लाख रुपया। 50 को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दें। टेस्ट मैच कितने खेले हैं? सर इन्होंने खेले हैं 115। एक मैच खेलने में कितने पैसे मिलते होंगे? सर मेरे ख्याल में 10 लाख मिलता होगा, तो 115 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से वो क्या करेंगे, वो एक अपनी तरफ से एस्टिमेटेड कैलकुलेशन बनाएंगे और 50 करोड़ की इनकम निकाल के वसीम अकरम साहब को कहेंगे वसीम अकरम साहब आपके पास तो डाटा नहीं है, लेकिन हमने कुछ डाटा बना लिया है, 50 करोड़ की आपकी इनकम है, इसके ऊपर 20 करोड़ टैक्स दें टैक्स। वजह एम ही 20 करोड़ है, 20 करोड़ तो नहीं है, 20 लाख है, पता है ना आपको, है ना डाटा, पता दे डाटा। बात समझ आई? तो इस तरीके से वो वसीम अकरम साहब को काबू कर लेंगे। अगर वसीम अकरम साहब इस डाटा के बाद अपना डाटा निकाल लेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो फिर भी अपना डाटा नहीं निकालेंगे तो कमिश्नर कहेगा जो डाटा मैंने बना लिया ना बस फिर यही है, इसी पे टैक्स दो तुम। और इसको बोलते हैं कमिश्नर ने अपने वसाइल को बरूए कार लगाते हुए जो बेहतरीन पॉसिबल था उसने कर दिया, इससे ज़्यादा एक्यूरेट वो नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो पॉइंट 10 में लिखा हुआ है वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर, अगर पर्सन कमिश्नर के सामने प्रेजेंट नहीं करता, या फिर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिनके सामने प्रेजेंट नहीं करता, क्या प्रेजेंट नहीं करता? द अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कोई भी अकाउंट या डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिकली कैप्ट रिकॉर्ड, अगर कोई कंप्यूटर पे डाटा मेंटेन किया हुआ है वो प्रेजेंट नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एनी अदर एविडेंस, या कोई लैपटॉप या कोई इससे मिलता जुलता एविडेंस प्रेजेंट नहीं करता। द कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, फिर कमिश्नर जो बेहतरीन एस्टिमेट जज कर सकता होगा वो फिर करेगा। एंड एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट, और वो जो उसने आपके बारे में शुरू में राय बनाई होगी ना, उसके बारे में फिर वो राय फारग कर दी जाएगी और कहेगा मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा इंसान समझता था वसीम अकरम, तुम तो फारग निकले।
ओके, बात समझ आ गई? जैसे आप लोग भी तो किसी चीज़ के बारे में अपनी राय बना लेते हैं ना, क्यों समीर? हम तो समझते थे कि ये इदारा बहुत अच्छा है, हम तो समझते थे ये इदारे की क्या ही बात है, लेकिन अब एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। अब जो हमने तुम्हारे बारे में इदारे राय बनाई थी तुम तो फारिग निकले, क्यों समीर? ऐसे ही है? क्या ख्याल है समीर? कुछ बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके हो गई बात। हाँ जी, कोई सवाल किसी का? लो समीर, तुम भी क्या याद रखोगे? यहाँ तक सब अच्छा है? और बोलिए तो सही, चुप क्यों हो जाते हैं आप लोग? हाँ भी समीर, सब अच्छा है? राय बनाई है तुमने किसी इदारे के बारे में कभी, है कि नहीं? ओके, समीर हंस रहा, समीर डर भी रहा साथ साथ। हाँ भी नौजवान, सब अच्छा है? हो रहे हैं इलेक्शन के नहीं हो रहे? हो जाएंगे, कब होंगे? 6 माह तक हो जाएंगे। हाँ भी हो जाएंगे, इलेक्शन के नहीं होंगे। किसको वोट देगा मेरा भाई? नहीं सोचा अभी। समीर किसको वोट देगा जी? ओए होए होए समीर, वो नहीं वो है, ठीक है। हाँ जिसका दिल करे आप दें, बिल्कुल वोट दें, आपकी आपका इख्तियार है बिल्कुल। हाँ पहले तहकीक कर लिया करें, बाकी वोट देना तो बिल्कुल लाजमी दिया करें। नहीं देंगे तो ऐसे ही आपका वोट कोई और डाल देगा, इसलिए अपना वोट, हाँ तो जारी बात है, अपना वोट खुद डाला करें। ओके मैन। एक शनाख्ती कार्ड से 2 वोट, ये कहाँ पर हुआ है? नहीं ऐसे मेरे ख्याल में फेक शनाख्ती कार्ड पे वोट नहीं होता। वोट शायद डलता है जब 2-3 ऑप्शंस होती हैं, जब आप वोट नहीं डालते ना तो आपके आईडी कार्ड पे कोई और वोट डाल देता है। ठीक है, एक बात, क्योंकि आप लोग को पता नहीं कभी वोट के निज़ाम से गुजरे आप लोग के नहीं? आप लोग, समीर तो गुजरा होगा, पहले वोट डाला कभी? होता बताऊं क्या है, बड़ा ना अजीब सा निज़ाम है, मैनुअल निज़ाम है, बड़ा अजीब सा है। आप लोग जब वो जाते हैं ना उधर अंदर बूथ में जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ आपका एक आईडी कार्ड होता है। वो क्या करते हैं, जब आप वो उस रूम में जाते हैं जहाँ पे आपका वो बूथ नंबर बना होता है, तो उधर ना सबसे पहले आप आईडी कार्ड एक बंदे को दिखाते हैं, वो लिस्ट में देखते हैं आपका नाम है कि नहीं है। वो जब आपका नाम देखता है ना तो वो कहता है अच्छा चलो सब ओके है, इधर साइन कर दो। वो लिस्ट में नाम होता है ना, वहाँ पे वो रजिस्टर होता है पूरा, वो साइन करवाता है, आपके आईडी कार्ड नंबर को खुद ही लिख देता है और कहता है इधर एक अंगूठा लगा दो। आप अपना अंगूठा उधर लगा देते हैं, उसके बाद आप जाते हैं वोट देते हैं और वोट दे के तो बाहर आ जाते हैं। सिर्फ उस रजिस्टर के ऊपर एक अंगूठे का निशान होता है जिसकी बेस पे ये साबित होता है कि ये बंदा आया था वोट देने। अंगूठा आप लगा दें मेरी जगह, ठीक है। कल को अगर वो रजिस्टर कोई खोलेगा और उसको चेक करेगा कि ये अंगूठा वाकई मेरा था कि नहीं था, ऐसा कौन करता है यार? ऐसा भी हुआ? मैंने तो नहीं देखा आज तक, मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि आज तक ये रजिस्टर जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अंगूठे वेरीफाई हो रहे हो फॉरेंसिक से, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, तो कोई भी किसी की जगह वोट डाल देगा तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इवन यहाँ तक होता है कि ऐसे भी इवेंट हुए हैं कि एक शख्स की डेथ हो गई हुई है और उसका नाम लिस्ट में मौजूद है, उसका वोट डला हुआ है, ठीक है, ये भी हो जाता है। तो ये मैनुअल जो वोटिंग सिस्टम है ना, या मैनुअल जितने भी निज़ाम है वो सारे ही ऐसे हैं यार। इसीलिए तो ये आया था कि जी बायोमेट्रिक मशीन्स ले आए, उसके थ्रू वोटिंग होगी, वो सारा कुछ रिवर्स कर दिया गया। वो सारी जो इस्लाहात थी सारी रिवर्स हो गई, बड़ा गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल है, अब जो कुछ भी है सबके साथ ही है। नहीं सही है, अमेरिका में होती है बायोमेट्रिक के थ्रू, पूरी दुनिया में बायोमेट्रिक के थ्रू होते हैं, मोस्टली जगहों पे बायोमेट्रिक के थ्रू होते हैं। वो नहीं यार, ये बातें देखो, प्रॉब्लम बताऊं क्या है आपको ना, मैं एक मशवरा देता हूँ, मैंने भी खैर ये वक्त के साथ ही सीखा, पहले मैं भी शायद ऐसे ही था। जब तक मैं किताबें नहीं ना पढ़ता था तब तक मैं समझता था कि ये टीवी पे आके जो लोग बोलते हैं ना सब सच बोलते हैं, ये जो न्यूज़ शोज़ लगते हैं या ये जो एंकर्स बोलते हैं या ये जितने भी पॉलिटिशियंस बोलते हैं ये सब सही बोलते हैं। जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की ना तो किताबों के अंदर हक़ाइक़ ही अलग थे, किताबों के अंदर चीज़ें ही डिफरेंट थी, लिखा हुआ था कि जी ऐसे ऐसे ऐसे। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कितना हमें गलत बताते हैं ये लोग। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिटरली गलत बताई गई।
अब ये बांग्लादेश वाला वाक़या है, आप लोगों ने जो पढ़ा या आप लोगों ने जो सुना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सुना, लेकिन अगर आप इसकी हकीकत देखेंगे ना, इसके बैकग्राउंड पे बड़ा कुछ है और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि पता नहीं शायद हमारी भी गलती थी कहीं। मतलब वो आपकी अपनी राय आप बना सकते हैं, लेकिन किताब के अंदर तो एक एक बात बड़ी क्लियरली लिखी हुई है। और ये कोई ऐसे नहीं था कि ओवरनाइट जो है ये बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था। 71 में जो सकूत ढाका हुआ था, 16 दिसंबर 1971 में हुआ था ना, तो गालिबन ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो सिर्फ एक रात में जी लड़ाई हो गई, जी ये हो गया ये होगा और जी अलहदा हो जाओ, ऐसा नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद 1947 में डली हुई थी। ठीक है, 1947 में ही वाक़यात ऐसे होने शुरू हो गए थे जिसकी वजह से उन लोगों को एहसास मरूमी होना शुरू हो गया था। और इट वाज 24 ईयर्स की एक, वो समझें कि वो एक था लावा पक रहा था जो कि फिर एकदम से जो है वो ब्लास्ट हुआ। ठीक है, और एक और बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, जितनी मर्जी तरक्की कर जाए दुनिया, जो किसी दूसरे मुल्क में अपना बंदा भेज के आप तबाही दिलवा सकते हैं ना, वो आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें आप दिलवा नहीं सकते। आप जितना मर्जी मिसाइल बना लें, जितने मर्जी रडार्स बना लें, जितने मर्जी बना लें, आप अपना एक बंदा दूसरे मुल्क के अंदर छोड़ाएं एजेंट के तौर पे, जो तबाही वो मचाएगा ना, वो तबाही कोई नहीं मचा सकता। इसको आसान अल्फाज में कहते हैं जासूस। ठीक है, और किताबें हिस्ट्री की भरी पड़ी हैं इस बारे में, स्पेशली मैं सलाउद्दीन अय्यूबी के पे मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है। वो बंदा भी यही कहता था जितना नुकसान ये चीज़ें पहुंचा सकती हैं ना, ये इतना कोई नहीं पहुंचा सकता। और उस दौर में क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग असल में तबाह कैसे हुए। हम लोग कोई ओवरनाइट हम लोग पाकिस्तान तबाह नहीं हुआ, ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या किया जाता था उस दौर में आपके मज़हब इस्लाम मज़हब है, इस्लाम मज़हब का कोई भी मौलवी या कोई भी मुफ्ती ना बना कर भेज दिए जाते थे। वहाँ से जो अंग्रेज़ वगैरह थे या जो भी लोग थे, वो एक मौलवी ना अपनी तरफ से बनाकर तो भेज देते कि जाओ जाके ना तालीम दो। अब कोई भी आपके इलाके में एक छोटी सी मस्जिद बनी है, वहाँ पे कोई इमाम आ जाए, आपको क्या पता कहाँ से आया, आपको नहीं पता ना। आप तो कहोगे यार बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, इसको फॉलो करो। आप इस्लाम के बारे में नहीं जानते, उसने आपको गाइड कर रहा है। अब वो जैसा भी गाइड करेगा आप पीछे पर लगते जाएंगे। तो वो बंदा जो आपको तालीम देगा, फिर वो आपके अंदर फिर घुसना शुरू हो जाएगी, वही तालीम आप अपने बच्चों को देंगे और वहाँ से वो बोलना शुरू हो जाएंगे। तो सोचें आपकी नस्लें तबाह हो सकती हैं ऐसे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो बहरहाल है, ये जो चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं, ये और कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ तक कोई सवाल बात करेंगे कभी इस पर? ओके जी, मैं भी स्पेशल ऑडिट पैनल शुरू नहीं करा रहा, मेरी तसल्ली नहीं हो रही, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कल जो मैंने टेबल आपको छुड़वाए थे रिकॉर्ड्स वाले, वो मैं आपके साथ जिक्र कर लूँ। जी, कुछ पढ़ा था इस बारे में कि अभी बस ईद की छुट्टियों के चक्करों में ही है? नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ भाई मुरीद के वाले भाई, आपने भी कुछ नहीं पढ़ा। बस फसलें, किस चीज़ की फसलें उगाते हैं आप आजकल? गंदम की कटाई हो रही है। ओके ओके, चलें जी। एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग, हम पेज 366 पे हैं। एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, जनरल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू ऑल टैक्स पेयर्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एट देयर डिटेल्स, जो पैसा आपको मिला और जो पैसा आपने खर्च किया और उसकी तमाम तफसीलात के, पैसा किधर आया किधर गया, ये तमाम बातें आपने अपने पास मेंटेन रखनी है। सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड ऑब्टेन्ड, जो भी आपने सेल की या जो भी आपने ख़रीदारी की चीज़ों की या जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विसेज हासिल की, इन सब की डिटेल आपने अपने पास रखनी है। ऑल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द टैक्स पेयर, ये तो आपको पता ही है एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर एंगेज इन असेंबली, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और लाइक एक्टिविटीज़, तमाम बातों का मतलब एक ही है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बनाकर बेच रहे हैं, ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर इनपुट्स, वो कहता है कि आपने अपनी कॉस्टिंग का डाटा बड़ा ज़बरदस्त रखना है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो गाड़ी बनाने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लेबर इस्तेमाल हो रही है या जो भी इनपुट आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने अपने पास क्या करनी है, आपने मेंटेन करनी है अपने पास, सब कुछ संभाल के रखना है। उनको बताना है कि जी गाड़ी बनाने पे कॉस्ट कितनी लगी।
The accounts and documents shall be maintained for 6 years after the end of the tax year to which they relate. In case a proceeding is pending, record will be kept till the final decision. ये बात तो हमने कल ऊपर पढ़ी ली थी, ये बात गालिबन ऊपर पॉइंट नंबर 3 में लिखी हुई है इसी पेज के। ठीक है जी, कोई मेरे हाल में नई बात, मुश्किल बात नहीं थी। अगले सफ़े पे है, टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम अप टू ₹5 लाख एंड न्यू टैक्स पेयर्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो टैक्स पेयर जो कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है और नए टैक्स पेयर्स। जी देखते हैं जी, मतलब नहीं, न्यू टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमो। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। ओके जी, सीरियल नंबर्ड एंड डेटेड। सीरियल नंबर्ड क्या होता है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर वाइज होने चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए एक इनवॉइस 1 की कटी हुई है, फिर 100 की कटी है, फिर 50 की कटी है, फिर 40 की कटी है, फिर 70 की कटी है, फिर 2000 की कटी है। नो, सीरियल नंबर होना चाहिए। सीरियल नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमो इनवॉइस रिसीट एक ही बात होती है। कैश मेमो इनवॉइस रिसीट एक ही बात होती है। फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट, जो भी आप सेल कर रहे हैं तो आपने उसकी क्या करनी है जी, सीरियल नंबर्ड इनवॉइस अपने पास मेंटेन रखनी है। और इस इनवॉइस के ऊपर क्या होगा जी, इस इनवॉइस के ऊपर होगा कंटेनिंग द फॉलोइंग: टैक्स पेयर का नाम और द नेम ऑफ हिज बिजनेस, या आपके बिजनेस का नाम, आपका पता, आपका एनटीएन नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर हैं तो उसका भी एक नंबर होगा। द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड। कोई भी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी तादाद और उसकी वैल्यू जो है वो आपने इनवॉइस के ऊपर लिखनी है। और आपको पता है जब भी आप कोई बिल लेते हैं उसके ऊपर सारा कुछ ये होता ही है। वेर ईच ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड ₹100। अगर आपकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये तक है या 100 रुपये से कम है, 1 or more cash memos per day for all such transaction। लेट्स अज्यूम 2-2 रुपये की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आपकी टॉफियाँ बेच रहे हैं, 2-2 रुपये की ट्रांजेक्शन है। एक दिन में आपने 80 रुपये की टॉफियाँ बेची, वो कहेगा यार अब 80 रुपये के लिए आपको 40 इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही इनवॉइस बनाओ और उसके ऊपर लिख दो 80। ठीक है, 100 से ऊपर की ही इनवॉइस इशू करो, 100 से नीचे वाली सबको इकट्ठा कर दो। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेजेस, एक्सपेंसेस, तमाम चीज़ें, अ सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट और डेली रिसीट, सेल, परचेज। ठीक है, ये सारी बातें रूटीन की हैं। एंड वॉचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, चलो जी, ओके हो गया। वॉचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंस का कोई भी वॉचर। टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख एंड होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये पढ़े ज़रा, खुद पढ़ें, आगे देखें कोई नई बात है कि नहीं है।
हाँ जी, पढ़ लिया। कोई ऐसी चीज़ जो आपको इसमें नज़र आई हो? मेरे ख्याल में बुलेट नंबर 1 भी एक है, सेम है जी। सेकंड बुलेट भी सेम है। हाँ जी, उसको सेल किया, उसका एड्रेस भी हाँ उसका एड्रेस बिल्कुल ये देना पड़ता है आपको। मेरे ख्याल में आखिरी वेयर द टेक्स्ट पेयर डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शोइंग डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू गुड्स। क्वार्टरली आपने इन्वेंट्री जो है हर 3 महीने बाद वो आपने इन्वेंट्री बतानी है। ओके, ये सब चीज़ें आपने बतानी है उनको। अगले सफ़े पे आ जाएं, पढ़ें जी। प्रोफेशनल्स वालों के अंदर अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें पेशेंट स्लिप आ जाएगी, ABC बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन डॉक्टर्स के केस में अब पेशेंट का एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। Daily appointment and engagement diary in respect of clients and patients, provided that this clause shall not apply to general medical practitioners. अपॉइंटमेंट और एंगेजमेंट डायरी क्लाइंट्स के हवाले से वो आपने लिखनी है। बाकी आगे वही लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट बुलेट सेम वही है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स का भी पढ़ लें, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलते जुलते हैं। पढ़ लें, फिर हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। हाँ जी, पढ़ लिया आपने? ओके, पॉइंट 3 पे ये कोई सवाल किसी का? पॉइंट 3 पे आइए। एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। जो बंदा सैलरी कमा रहा है
सैलरी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड देयर फ्रॉम। एक सैलरी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से जिस पे उसने लिखा होगा कि वो कितनी सैलरी आपको पे कर रहा है और उसने सैलरी पे करते हुए आपका कितना टैक्स काटा है। ये बात आपको पहले से पता है कि सैलरी पे करते हुए आपने टैक्स काटना होता है, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट आपने लेना है जिसके ऊपर आपकी सैलरी होगी और जितना टैक्स कटा होगा, तो बस वही एक डॉक्यूमेंट आपने संभाल के रखना है। मौजें लगी हैं सैलरी वालों की। जो लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं, वो रखना है। टेनेंसी टर्मिनेशन एग्रीमेंट, अगर किराएदारी का मुआहदा ख़त्म हो गया तो वो आपने अपने पास रखना है। रिसीट फॉर अमाउंट ऑफ रेंट्स रिसीव्ड, जो भी आपने रेंट रिसीव किया है उसकी रसीद। एविडेंस ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड टू इंश्योर द बिल्डिंग, लोकल रेट, टैक्स चार्ज, ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने पढ़े थे, आपको याद होगा। ये जो भी खर्चा आपने पे किया उसका आपने एविडेंस अपने पास रखना है। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है। अगर आप कैपिटल गेन कमा रहे हैं तो एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट, जो भी कैपिटल एसेट आपने एक्वायर किया, और कैपिटल एसेट आपको पता है कि क्या होता है, उसको ख़रीदने का जो एविडेंस है वो आपने अपने पास रसीद संभाल के रखनी है। एविडेंस ऑफ डिडक्शन फॉर एनी अदर कॉस्ट, जो भी आपने खर्चा या कॉस्ट माइनस की हुई है उसका एविडेंस। और एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट आपने अगर बेचा तो वो भी आपने उसका अपने पास हिसाब रखना है। अगर आप अदर सोर्सेज कमा रहे हैं, डिविडेंड कमा रहे हैं, तो डिविडेंड वारंट, भाई ये डिविडेंड वारंट होता है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है ना तो ज़बानी कलामी नहीं करती, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। बंदे का नाम लिखा होता है, उसका डिविडेंड लिखा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह इस तरह की बातें लिखी होती हैं। वो जो रसीद होती है उसको डिविडेंड वारंट बोलते हैं। तो ये वो डिविडेंड वारंट है। रॉयल्टी, रॉयल्टी पता है क्या होती है? अगर आप किसी दूसरे शख्स का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसका नाम इस्तेमाल करने के बदले आप उसको पैसे देते हैं। मिसाल के तौर पे आज आपने सोचा है कि रेस्टोरेंट बनाते हैं, आपने कहा क्या अपना नाम इस्तेमाल करूं, मैकडोनल्ड वालों से कहता हूं अपना नाम इस्तेमाल करने दें, और आपने अपना एक मैकडोनल्ड्स बना लिया। तो मैकडोनल्ड वाले कहेंगे भाई तुम हमारा नाम यूज़ कर रहे हो, हमें पैसे दो। वो पैसे कितने भी हो सकते हैं, इसको रॉयल्टी बोलते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? सूद, जो बैंक से आप सूद कमाते हैं। एविडेंस एंड डिटेल ऑफ प्रॉफिट यील्डिंग डेट, जो भी आपका कर्जा है, आपने किसी को दिया हुआ है जिस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसका एविडेंस और डिटेल आपने रखनी है। एविडेंस ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट एंड टैक्स रिडक्शन देयर ऑन लाइफ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कोई भी एविडेंस जिसमें आपको ये पता लग जाए कि आपका इस पर टैक्स कितना कटा है। एंड एविडेंस ऑफ ज़कात डिडक्टेड, अगर कोई भी ज़कात आपकी डिडक्ट हुई है। ये तमाम रसीदें ना बैंक आपको देता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगर आप बैंक से ही सूद कमाते हैं ना, बैंक में पैसा रखा हुआ सूद कमा रहे हैं, तमाम डाटा आपको बैंक दे देता है। ग्राउंड रेंट फ्रॉम द सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी एंड कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। अगर आप ये वाली इनकम कमा रहे हैं तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए जी। अगर आपने किसी को ज़मीन दी हुई है इस्तेमाल करने के लिए इन तमाम चीज़ों के लिए, तो रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट मतलब रेंट एग्रीमेंट, वो आपने देना है। लीज टर्मिनेशन एग्रीमेंट, अगर आपका लीज टर्मिनेट हो गई है, आपने जगह वापस ले लिया है, तो फिर आपने उससे लीज टर्मिनेशन एग्रीमेंट वो भी लेना है। ओके। एन्युटी और पेंशन, पेंशन होती है जी रिटायर होने के बाद मिलती है। एविडेंस ऑफ अमाउंट रिसीव, प्राइज मनी ऑन बॉन्ड विनिंग फ्रॉम अ राफल लॉटरी क्रॉस, सब कुछ। तो ये जो भी प्राइज बॉन्ड और विनिंग्स और लॉटरीज वगैरह आपकी मिली हैं, निकली हैं, इसकी एविडेंस आपने देना है। और आगे बात वही प्रोविजन यूज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हो जाएगा। लोन एडवांस वगैरह, डिपॉजिट गिफ्ट वगैरह कोई मिला है तो आपने रिसीट ऑफ लोन का एविडेंस वगैरह लेना है, रखना है अपने पास। क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल की रसीद रखनी है। और बाकी कोई भी अगर आपका खर्चा क्लेम हो रहा है या इनकम ऐड हो रही है तो उसका भी आपने एविडेंस रखना है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल, इसको जो आपने याद ही करना है, डॉक्यूमेंट्स के नाम ही है। ठीक है जी, तो भाई यहाँ तक बात को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे मंगल को मुलाकात होगी, तो मंगल को जब आप आएंगे तो हम फिर स्पेशल ऑडिट पहले इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना, छुट्टियों को ज़ाया मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी थर्सडे फ्राइडे तो कुछ भी नहीं है, गालिबन सैटरडे की ईद कह रहे हैं कि है, बाहर अल्लाह बेहतर जानता है। तो इन 2 दिनों में करना तो आपने कुछ नहीं है, कुछ रिवाइज़ कर लीजिएगा, इन छुट्टियों को इस्तेमाल कीजिएगा पुराना सब कुछ कवर करने के लिए, ताकि आप जब ईद के बाद आएँ तो कम अज़ कम आपका 26% कोर्स जो है वो मुकम्मल तैयार हो। ठीक है जी, लीजिए आपसे मुलाकात होगी मंगल को, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।